नमस्कार अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू मैम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताएं कि बिहार में लालू प्रसाद परिवार को क्या हो गया है? इतनी ज्यादा बौखलाई हुई क्यों घूम रही है मीसा भारती? देखिए, बिहार में कई लोकसभा पर हमेशा से क्लोज फाइट रही है। इवन पिछली बार बीजेपी 40 में से एनडीए 39 सीटें जीती थी, विच इज हिस्टोरिक। बट स्टिल अगर आप देखेंगी कि जहानाबाद लोकसभा है, वहां पे 1700 के मार्जिन से जीती थी। अगर आप देखें कि सासाराम है, वहां पे 53,000 का मार्जिन था। लोकसभा में इवन 38,000 का मार्जिन यहां पर था। सारण भी काफी क्लोज रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी खेल से बिल्कुल दूर थी। उन्हें इस बार ये रियलाइज हुआ कि अगर थोड़ा सा हम सही खेले, कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों को खड़ा कर दें, टेक्निकली अगर कहें कि हम बेहतर बेहतर राजनीति करें, तो कुछ हो सकता है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आए बाएं साएं बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब जो मिसा भारती की जेल वाली बात है, देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम में स्वयं एक नाम मिसा भारती जी का भी है, उनके पति का भी नाम आता है। आपको पता ही है कि किस प्रकार से लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूरा लालू परिवार घिरा हुआ है। सिर्फ आरजेडी की बात नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूं पूरा लालू परिवार घिरा है। इसमें राबड़ी देवी हैं, मिसा भारती है, तेजस्वी यादव है, उनके हस्बैंड। तो बौखलाहट है। तीसरी बार बात यह है कि मिसा भारती को लालू प्रसाद यादव ने पाटलिपुत्र लोकसभा से राम कृपाल यादव के अगेंस्ट खड़ा किया, और यह तीसरी बार लॉन्च पैड है, जबकि वो ऑलरेडी राज्यसभा की मेंबर हैं। यानी भाई वीरेंद्र या रीतलाल यादव में से किसी एक को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता था, लेकिन परिवार फर्स्ट। मैंने हमेशा कहा है कि मैं आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड से अधिक कुछ नहीं मानता। वहां पर आपके किसी भी निष्ठावान कार्यकर्ता का कोई, आज जैसे चिराग पासवान स्वयं को हनुमान कहते हैं ना अंजू मैम, इसी वक्त में राम कृपाल यादव जिनके विरुद्ध ये लड़ रही हैं चुनाव, स्वयं को आरजेडी और राजद परिवार यूं कहें कि लालू परिवार का हनुमान कहा करते थे। पाटलिपुत्र लोकसभा से सांसद भी बने, आरजेडी से ही बने। इनका यहां पे अच्छा खासा स्ट्रांग होल्ड भी रहा, लेकिन वो तब तक था जब तक बेटे बेटी राजनीति में आने लायक नहीं। और हनुमान तो ये थे जब लालू प्रसाद यादव जेल गए चारा घोटाले में पहली बार 1999-2000 में, और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, उनकी कहीं एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी इवन राजद में भी, तब उस परिवार के साथ और पार्टी के साथ खड़े रहे। लेकिन पार्टी को जैसे ही लगा 2014 में कि अब राम कृपाल यादव महत्वपूर्ण नहीं है मिसा भारती के आगे, तो उसी पाटलिपुत्र लोकसभा से उनका टिकट काट दिया। पाटलिपुत्र लोकसभा पे 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने रामकृपाल यादव को न केवल टिकट दिया बल्कि चुनाव जीते, फिर मंत्री बने। फिर उसके बाद इन राजद वालों ने हवा उड़ाया कि ये दूसरी बार टिकट नहीं देंगे। बीजेपी ने दूसरी बार टिकट दी और अब तीसरी बार फेस कर रहे हैं। और इनके बेटे अभिमन्यु यादव बहुत अच्छा होल्ड रखते हैं, बहुत अच्छा अपने पिताजी के कार्यों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं पाटलिपुत्र लोकसभा में। तो आसान नहीं है मिसा भारती के लिए ये लोकसभा चुनाव निकालना, और वो भी तब जब आप पहले ही 38,000 के मार्जिन से चुनाव 2 बार हार चुकी है। दोनों बार क्लोज ही था, लेकिन आप हारी। तो ऐसा क्या हो गया कि इस बार आप इस खाई को पाट देंगे? वो भी तब जब राम लहर है, मोदी लहर अलग चल रहा है, और बिहार में नीतीश कुमार के साथ पासवान वोट का भी समीकरण है। जी, तो हो सकता है कि जो आप बता रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से मीसा भारती प्रचार तो कर रही है, तो उनको कहीं ना कहीं आभास हो गया है कि बाजी हारेंगी वो, और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन अब उन्होंने यू टर्न भी मार लिया। उनका कहना है कि मीडिया वाले उनके बयान को पूरा नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने तो पीएम मोदी को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन बात तो बहुत आगे बढ़ गई है। देखिए, नेताओं को लगता है कि इस देश के लोग परम सल्फेट हैं। आई एम सॉरी, मैं गाली नहीं देता, तो उसके जगह मैं कोई और पर्यायवाची शब्द का उपयोग करता हूं, दर्शक मतलब निकाल लेंगे। देखिए,
मीडिया वाले क्या गलत दिखाएंगे? सीधी सीधी लाइन है, सीधी सीधी आपने बात कही है, उसमें मीडिया वाला क्या तोड़ेगा मरोड़ेगा? आप क्या चाहती हैं कि आपके आधे घंटे का भाषण मोदी जी के संदर्भ में और मीडिया वाला प्रकाशित करे? आपने एक सवाल के जवाब में उत्तर दिया भ्रष्टाचार के मामले में। कमाल की बात है कि आरजेडी परिवार भ्रष्टाचार पे बात भी कर रहे। लालू प्रसाद यादव को सजा मिली हुई है इस देश की न्यायपालिका से, और हर परिश्रम किया, हर वो काम किया कि सजा से बच सके, लेकिन फिर भी कानून जो सबके लिए समान दृष्टि से देखता है, साक्ष्य इतने मजबूत थे कि लालू प्रसाद यादव जेल जाने से और सजा से बच न सके। किंतु फिर भी ये परिवार भ्रष्टाचार, और मैं बता रहा हूं, लैंड फॉर जॉब स्कैम भी इतना क्रिस्टल क्लियर स्कैम है ना, इसमें भी ये लोग जाएंगे तो बौखलाहट जी। और एक चीज और है कि लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता मुजरिम हैं अभिषेक जी, लेकिन आप देखिए किस तरह से मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत लेकर वो रैलियों में दिखते हैं, बैठकों में दिखते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि देश की अदालतें संज्ञान क्यों नहीं लेती हैं। मतलब आपने गुनाह किया, आपको सजा भी मिल गई, उसके बावजूद आप मेडिकल ग्राउंड्स पर फायदा उठा रहे हैं तमाम सुविधाओं का। ये इस देश के न्यायपालिका का, चुनाव आयोग का और डेमोक्रेसी के ऊपर उपहास है। अट्टहास कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि देखिए, मैं न केवल बेल पर बाहर हूं स्वास्थ्य लाभ के नाम पर, बल्कि मैं चुनावी प्रक्रिया का परोक्ष रूप से हिस्सा हूं, और मेरा इस देश का संविधान, इस देश की न्यायपालिका, इस देश का चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। आप लोग ऐसे ही मुझे देखते रहिए और वो मैं करता रहूंगा। तो ये एक, मैं क्या बताऊं, ये इस देश के सिस्टम का एक लूप होल है जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं और उठाते आए हैं। इसमें तो बहुत अब कानून में बदलाव की आवश्यकता है। अब देखिए क्या होता है आगे। चुनाव 2024 के चुनाव के बाद उम्मीद तो करते हैं कि मोदी सरकार सिस्टम में बदलाव करे। जी। पीएम मोदी बोलते भी हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव होने होगा तीसरे टर्म में, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी उसमें से एक होगा। पर ये तेजस्वी यादव को क्या हो गया? एक दिन पहले तो बड़ा ढिंडोरा पीट रहे थे कि हम हिंदू हैं, हमारे घर में भी मंदिर है, हम भी पूजा करते हैं, और फिर बैठकर मछली वाला वीडियो डाल दिया, वो भी नवरात्र के मौसम में। देखिए, कोई नई बात नहीं है। आप ही के चैनल पर हम सावन वाला भी शो डिस्कस कर चुके हैं, जब लालू प्रसाद यादव चंपारण मीट हाउस में कैसे मीट बनता है। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं आपके दर्शक समझें इस बात को। कल मैंने वीडियो में बात कही थी, राजश्री यादव ईसाई नहीं है, और बिहार का यादव समाज से और सनातन समाज से तकरीबन बिहार का 80% यादव, 70% यादव, वो लालू परिवार की चाशनी में इतना डूबा हुआ है, उसे सनातन सभ्यता संस्कृति से अब कोई विशेष मतलब नहीं रह गया। मैं बहुत ब्लंट आदमी हूं, मैं सत्य बात कहता हूं। और मिशनरियों के टारगेट पर वो समाज है। उन्हें लगता है कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जब देखिए, जब सोनिया गांधी आई इस देश में, मास लेवल पर दलित आदिवासी इलाकों में जो संत समाज के लोग कार्य करते थे, उन पर अटैक हुए, उनको ट्रैप किया गया, उनको जेल भेजा गया, और फिर वहां पे मास लेवल पे कन्वर्जन भी चालू हुआ। द रेड साड़ी जैसी किताबें बताती हैं कि सोनिया गांधी के आने के बाद, बहुत सारे और ऑथर हैं, सिर्फ तमिलनाडु में 10,000 से अधिक अलग अलग मिशनरीज एक्टिव हो गए। खैर, वो अलग बात का मुद्दा है। वो खुद जॉर्ज पुनैया से जाकर के राहुल गांधी न्याय यात्रा में मिलते हैं। तो श्रावण मास का वीडियो हो या फिर अभी का वीडियो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये कोई सिंबल नहीं है। ये इस देश के सनातन सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोगों को चिढ़ाना है, उपहास करना है, आपकी संस्कृति को बुरा बताना। देखिए, ना तो इस देश में कोई नॉनवेज खाने पे रोक है, ना टोक है, आप खा सकते हैं, लेकिन वीडियो का प्रदर्शन उसी समय उसी कालखंड में क्यों होता है? आप ईद बकरीद में भी कर सकते थे, आप क्रिसमस में भी कर सकते थे, लेकिन श्रावण महीने में ही क्यों? नवरात्र में ही क्यों? इसके पीछे
मिशनरीज लॉबी का सोचा समझा गेम प्लान है, और इनको खुशी मिलती है। इनको लगता है कि हिंदू तो जाति में विभाजित, हमें वोट कर ही देगा। बाकी मुख्य ये है कि जो हमारे पीछे हमें बैक कर रहे हैं लोग, उन लोगों को समय समय पर खुश किया जाए, संतुष्ट किया जाए, ताकि हम चुनावी लाभ ले पाए। पर अभिषेक जी, जैसे राम लहर है, हमें पता है कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद मोदी लहर है, और सनातन को लेकर ये जो इंडी अलायंस के नेता है, ये हमेशा से देखिए ना किस किस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। आप स्टालिन को ले लीजिए, उदयनिधि स्टालिन क्या क्या बोल रहा था, ए राजा क्या बोलता है। तो आपको नहीं लगता कि एक तो ये मुद्दा पहले भी बना हुआ है कि सनातन विरोधी है पूरा का पूरा इंडिया अलायंस, और दूसरा इस तरह की बयानबाजी इनको भारी पड़ेगी क्या? इसका इल्म इनको नहीं है? इनको समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ? नहीं, जब आप लाला लैंड में जीते हैं तो इसका इल्म नहीं होता। ये जो आप इल्म की बात कर रही हैं, देखिए, अंदेशा किसी चीज का आपको तब होता है जब आप धर्म के पथ पे हो और अधर्म पे जाने का प्रयास करेगी तो आपकी अंतरात्मा भी बोलेगी कि गलत है। लेकिन जब आप पूरी तरह से अधर्मी बन जाएंगे, विधर्मी बन जाएंगे, तब आपकी अंतरात्मा भी विधर्मी बन जाती है। उसे लगता है जो आप कर रहे हैं सही है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। सत्ता का नशा ऐसा है ना जो मैम कि वो आपके सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है, आप ग्राउंड से कट जाते हैं। और यही इस वक्त लालू परिवार के साथ हुआ। और मैंने जैसा कहा कि समय समय पे अलग अलग कालखंड पे नेताओं को लगता है कि वो जनता का कैपिटल सी काट सकते हैं, वो जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन मोदी युग में और सोशल मीडिया के आने के बाद ये भ्रांतियां दूर हो जानी चाहिए। अब न तो आप जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, और न ही आप लगातार सनातन को अपमानित करके, सनातन को नीचा दिखा करके इस देश में चुनाव जीत सकते हैं। और हम लोग 4 जून को बात करेंगे, लंबी बात होगी। इनफैक्ट 4 जून के बाद इस देश में कुछ लोगों के लिए वैसा ही माहौल होगा जैसा वो गाजा पट्टी के लिए रोते हैं, जैसा वो फिलिस्तीन के लिए रोते हैं। उनका रोना बंद नहीं होने वाला है। अब 2024 से 29 उनका रोना धोना ही हमको सुनना है। ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास कोई रोड मैप है, बस डेमोक्रेसी खतरे में है। एक किसी के हाथ में इलेक्टोरल बॉन्ड का मिल गया है मुद्दा, वो भी घुमा रहा है मदारी की तरह। तो सब मिल करके इलेक्टोरल बॉन्ड, मैंने बार बार बोला है अपने भी चैनल पे कि ये राफेल 2.0 है, उल्टा घुस के लगेगा, बैकफायर करेगा, कुछ नहीं बचेगा। और मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके चैनल पे 44 सीट से नीचे जाएगी कांग्रेस इस बार, आप लोग देख लीजिएगा। पर अभिषेक जी, जब खुद ये इस तरह की हरकतें करते हैं इंडिया अलायंस वाले, और अब पीएम मोदी को तो मुद्दा मिल गया है, उन्होंने आज कितनी सारी रैलियों में इसका जिक्र किया है, मछली वाले वीडियो का। तो उसके बाद भी उनको तकलीफ हो रही कि पीएम मोदी छोटी छोटी बातों को रैलियों में क्यों बोल रहे हैं। ये इंडिया अलायंस के नेता ये कह रहे छोटी हैं। बात कहाँ है? सोचिए। लेकिन ये छोटी बात है ही नहीं ना। ये तो कल भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था कि ये छोटी बात नहीं है। क्यों राजदीप सरदेसाई जैसा प्रोमिनेंट पत्रकार, या ठीक है मान लीजिए चाटुकार ही है, लेकिन पत्रकारिता का तो लेबल लगा हुआ है, क्यों अजीत अंजुम जैसा चाटुकार कह रहा आज तो मैं मछली खाऊंगा? नवरात्रि में आप ये चिढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं ना हिंदुओं को, और कोई आप खाइए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन ये लिखना ट्विटर पे कि आज तो मैं मछली खाऊंगा, इसलिए कि इस देश का हिंदू चिढ़े, उनकी सभ्यता संस्कृति पर जानबूझ करके चोट करना, ये लगातार ये जो सुनियोजित, जैसा उन्होंने आज बयान में कहा ना कि मुगल आते थे और लड़ाई होता था, लड़ाई जीतते थे, तो सिर्फ वही उनका मकसद नहीं था, वो आपकी धार्मिक पहचान मंदिरों को तोड़ते थे। तो ये जो आपकी धार्मिक आस्था है, पहचान है, इस पहचान पे वो चोट करते हैं। और इनको लगता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवश्य बोलेंगे, क्योंकि जनता के पल्स को वो समझते हैं। उनको ठीक ठीक पता है कि जनता उनसे क्या सुनना चाहती है, और विपक्ष को यही नहीं पता कि जनता उनसे क्या सुनना चाहती है। जी।
विपक्ष तो पूरी तरह से कंफ्यूज है। आप राहुल गांधी का बयान देख लीजिए। उन्होंने एक बयान दिया है कि 8,500 रुपए हर महीने वो एक परिवार की महिला के खाते में डालेंगे। खटाखट 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 खटाखट, गरीबी दूर हो जाएगी। इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो, तो जबकि उनकी खुद खटाखट की खटाखट दादी 2004 से 14 के बीच में किसने रोका था? वही तो, उनकी दादी ने तो 70 के दशक में कहा था गरीबी हटाओ, और राहुल गांधी अब जाकर ये फॉर्मूला दिखा रहे हैं गरीबी हटाने के लिए। संजय निरुपम ने कल पॉडकास्ट में सुशांत जी के साथ एक बात कही हम्म, कि भाजपा पे ये बेकार एलिगेशन है कि बीजेपी वाले पप्पू कहते हैं। ये कांग्रेस की जो युवा कांग्रेस है उसके लड़कों ने नाम निकाला था जब 2004-5 में पप्पू कांड डांसला गाना आया था और इनके भाषण को लोग सुनते थे तो उन्होंने नाम रखना शुरू किया। बाद में वहां से बीजेपी ने उठा लिया और वो है, उन्होंने कह दिया कल। सो मैं सीरियसली नहीं लेता। संजय निरुपम स्वयं कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता क्यों अलग हो गए? क्यों गौरव वल्लभ अलग हो गया? क्यों गौरव रोहन वल्लभ तो गुप्ता? गौरव वल्लभ तो कह ही रहा है ना अभिषेक जी की सनातन विरोधी बयानबाजी वो नहीं कर पा रहे थे। कोई नहीं कर पाएगा सच्चा हिंदू। कोई सच्चा हिंदू कब तक अपने कलेजे, देखिए अपनी अंतरात्मा को मार करके राजनीति एक दिन होती है, 2 दिन हो सकती है राजनीति के नाम पर। लेकिन फिर होता क्या है ना अंजू मैम, कि जब आप आस पड़ोस में जाएंगे तो आपको लोग बोलते हैं विधर्मी आ गया। समाज समाज क्या है वो तो मेरा आंखों देखा है। चित्रगुप्त पूजा होती है सभी कायस्थ समाज में, और यहीं पटना में शत्रुघ्न सिन्हा आए हुए थे, ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ली है। 2 साल पहले की बात बता रहा हूं। चित्रगुप्त समाज के लोगों ने, कायस्थ समाज के लोगों ने उनको बाहर भेज दिया, बोला आप जाइए, आप समाज में वो जो अंगूर का गुच्छा होता है ना उसमें से टूटे हुए आप अंगूर हैं, आप ममता बनर्जी के साथ चले गए, हमारे समाज में आपके लिए कोई जगह नहीं। तो ये आपको फेस करना पड़ता है। अब आप कितने दिनों तक इस प्रकार के बैकलैश सहेंगे? समाज में रहना तो इसी समाज में, और हिंदू समाज क्रोधित है। ये बात इंडी अलायंस आज नहीं समझेगी। 2024 के चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद शायद समझे, लेकिन एक भविष्यवाणी तो मेरी तय है कि कांग्रेस 2014, 2024, 2019 पिछली बार 44 पे थी 2014 में, उसके बाद 54 सीट पे या 53 सीट पे गई। इस बार बिलो 44 सीट रहेगी। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, क्योंकि मेरा काम है सेफोलॉजी का, मेरा काम है सर्वे का, डेटा का, और मैं जहां घूम रहा हूं वहां वो स्पष्ट रूप से इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। आपको जो बोलना है, जो करना है, अगले 2 महीने कीजिए, आपको जनता औकात दिखा देगी। अभिषेक जी, आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया तो मुझे उनका कल का वो ईद के मौके पर वो भाषण याद आ गया। रामनवमी को लेकर वो किस तरह का माहौल बना रही हैं। मतलब पिछली बार राम नवमी के मौके पर क्या हुआ था, उसी की छानबीन करने के लिए एनआईए की टीम अभी गई थी ना, जब उन पर हमला करवाया गया, और फिर से वो वही माहौल बना रही है। ये सब सुनियोजित प्लान है। बंगाल में, बहुत सारे देश के कोने कोने में इस बार रामनवमी की जो शोभा यात्रा होगी वो अभूतपूर्व होगी, ऐतिहासिक होगी। ममता बनर्जी को भी पता है और उसका राजनीतिक इंपैक्ट भी पता है। तो ये सब सुनियोजित प्लान है। मैं अभी भी सनातनियों को चेता रहा हूं कि दंगे कराने का सुनियोजित प्लान सज चुका है। आप लोग बहुत कॉशियस रहिएगा, ध्यान से जाइएगा, शोभा यात्रा में आराम से जाइएगा, प्रभु श्री राम का बस नाम लेते हुए। लेकिन फिर भी वो प्लान तो संभव है। मैं समझ रहा हूं बंगाल में भी क्या हो रहा है ना। बंगाल में टीएमसी को ये जो डर है कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में नंबर 1 पार्टी बनेगी, तो वो डर यूं ही नहीं है। ये मैं भी देख रहा हूं कि नंबर 1 पार्टी की तरफ बनने की तरफ अग्रसर है। तो तरह तरह की बयानबाजी हो रही है कि सेंट्रल फोर्सेस आज है, कल नहीं रहेगी। तो इस प्रकार की भी बयानबाजी चल रही है। टीएमसी के नेताओं से डराने का प्रयास हो रहा है। डेमोक्रेसी में इससे पतित राजनीति जो बंगाल में इस वक्त टीएमसी कर रही है, मैंने देखा नहीं है, इस लोकसभा में खास करके।
लेकिन ये डर के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा बंगाली मानुस का इस बार वोट। आप लिख लीजिएगा, बीजेपी बंगाल में नंबर 1 पार्टी ही नहीं बनेगी। 2026 में जो इनके लक्षण है ना संदेश खली के बाद, उखाड़ के फेंक देगी टीएमसी के साथ। और बंगाल में ममता बनर्जी अपने किए हुए कुकर्मों का फल पाएगी। सड़क पर उस जनता इंसाफ करेगी, मैं लिख चुका हूं ये बात, और यही होगा। उस वक्त शायद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बंगाल में डेमोक्रेसी समाप्त हो गई है, जो पिछले एक दशक से टीएमसी की मनमानी पर मौन साधे हुए। जी। और आप ये देखिए, संदेश खाली की जो जांच पड़ताल है कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को दे दी है, उसके बाद ममता किस तरह से बौखलाई हुई है। और अब सीएए को लेकर, यूसीसी को लेकर, एनआरसी को लेकर भी तो उन्होंने उस मंच से कहा कि मैं मर जाऊं लेकिन इसे कम से कम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। आप सोचिए, बंगाल इसी देश का हिस्सा है। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री थोड़े डिसाइड करेगा कि जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, जिस पर मोहर लग चुकी है राष्ट्रपति की, वो लागू नहीं करेंगी। इसका उत्तर मैं सिर्फ एक लाइन में दूंगा। जिस देश में इटली से आई हुई सोनिया गांधी को नागरिकता भी मिलती है, और इस देश के लोग 2004 में प्रधानमंत्री उनके न बनने पे, शपथ नहीं लेने पे सड़क पर उतर के आंसू बहाने लगते हैं, उसी देश में कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान में प्रताड़ित, दलित, पीड़ित, शोषित हिंदुओं की नागरिकता संविधान सम्मत। यह विडंबना है अंजू मैम, इससे अधिक कुछ बोलना मेरे लिए गलत हो जाएगा। अभिषेक जी, आपने समय निकाला इस विषय पर चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय।